स्वागत है। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जिसने गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है ना, उसे काफ़ी हद तक बदल दिया। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य की। ये 2014 का मामला है। शायद ज़्यादातर लोगों ने इसका नाम ना सुना हो, पर यह फैसला मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिहाज से बहुत अहम है। हाँ, और ये भी कि पुलिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करे, इस पर भी ये रोशनी डालता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला था क्या, कोर्ट ने क्या कहा और इसका असर क्या हुआ। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी जुड़ी है आईपीसी की धारा 498 ए से। दहेज उत्पीड़न वाली धारा। हाँ, वही, मतलब पति या ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप। लेकिन ये मामला सिर्फ 490 ए का नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा है। सही कहा। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे, क्या हुआ था असल में? देखिए, जैसा आपने कहा, शुरुआत हुई धारा 498 की एक शिकायत से। हम्म। अरनेश कुमार नाम के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी ने उन पर और उनके परिवार वालों पर दहेज मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज हुई। अच्छा। अब इसके बाद जो उस समय अक्सर होता था, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने का खतरा बन गया। उन्हें लगा कि बिहार पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले वो अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दी, हाँ। लेकिन हाई कोर्ट ने वो अर्जी खारिज कर दी। ओह। तब वो गई सुप्रीम कोर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सिर्फ उनकी जमानत का नहीं रहा। कोर्ट ने इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा। मतलब कोर्ट ने एक पैटर्न देखा। बिल्कुल। यही बात अहम हो जाती है। कोर्ट ने गौर किया कि उनके सामने लगातार ऐसे मामले आ रहे थे जहां धारा 458 ए का कह सकते हैं एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा था। हथियार की तरह मतलब कि कई बार आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए या बदला लेने के लिए इस धारा के तहत एफआईआर करवा दी जाती थी और फिर तुरंत गिरफ्तारी का डर दिखाकर दबाव बनाया जाता था। अच्छा, तो कोर्ट को लगा कि इसका मिसयूज हो रहा है। हाँ, कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात साफ साफ लिखी। उन्होंने पाया कि पुलिस भी अक्सर शिकायत मिली नहीं कि तुरंत पति और उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लेती थी। बिना किसी शुरुआती जांच के। हाँ, बिना ज्यादा सोचे समझे, लगभग एक मशीन की तरह। इसमें कई बार बूढ़े माँ बाप, दूर के रिश्तेदार, बहनें वो भी गिरफ्तार हो जाते थे जिनका शायद मामले से सीधा लेना देना भी न हो। कोर्ट ने इसे चिंताजनक कहा। ये तो गंभीर बात है। मतलब एक कानून जो सुरक्षा के लिए बना, उसका गलत इस्तेमाल, और पुलिस भी बिना विवेक के काम कर रही थी। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या हो रहा था? लोगों की आजादी छिन रही थी और अदालतों पर भी मुकदमों का बोझ बढ़ रहा था। और गिरफ्तारी का जो सामाजिक असर होता है वो अलग। सही कहा। एक बार गिरफ्तार हो गए तो भले ही बाद में बरी हो जाएं, लेकिन समाज में जो बदनामी होती है, जो मानसिक पीड़ा होती है, कोर्ट ने इस मानवीय पहलू को भी समझा। तो इस सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या फैसला दिया? यहीं से मामला दिलचस्प होता है। हाँ, यहीं पर कोर्ट ने एक बहुत ही बुनियादी, लेकिन आप कह सकती हैं क्रांतिकारी सिद्धांत रखा। क्या था वो सिद्धांत? कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी, खासकर उन मामलों में जहां सजा 7 साल या उससे कम है, वो एक अपवाद, एक्सेप्शन होनी चाहिए, नियम नहीं। अपवाद, नियम नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि कानून उन्हें इजाजत देता है। अच्छा। हाँ, पहले क्या होता था, अगर कानून कहता है कि इस अपराध में गिरफ्तारी हो सकती है और पुलिस को लगता है कि हाँ अपराध हुआ है, तो अक्सर गिरफ्तारी हो जाती थी। लेकिन कोर्ट ने कहा, नहीं, रुको, सोचो, क्या गिरफ्तारी वाकई जरूरी है? सिर्फ इसलिए कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिरफ्तार करना ही चाहिए। तो फिर कब करनी चाहिए गिरफ्तारी? कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी? कोर्ट ने जोर दिया दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 41 पर। धारा 41 सीआरपीसी, हाँ, ये गिरफ्तारी की शक्तियों से जुड़ी है। बिल्कुल। ये धारा पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति देती है, पर कुछ शर्तों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को इन शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। क्या शर्तें हैं इसमें? कोर्ट ने खास तौर पर धारा 41(1)(b) का जिक्र किया। ये कहती है कि पुलिस बिना वारंट तब गिरफ्तार कर सकती है जब कोई शिकायत या विश्वसनीय जानकारी हो और पुलिस को लगे कि गिरफ्तारी जरूरी है। जरूरी क्यों? किस लिए? हाँ, यहीं पर शर्तें आती हैं, जैसे उस व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए, या मामले की सही जांच के लिए, या उसे सबूत मिटाने से रोकने के लिए, या उसे गवाहों को धमकाने से रोकने के लिए, या ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो जरूरत पड़ने पर कोर्ट में हाजिर हो। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी को इनमें से कम एक वजह बतानी होगी
कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, सिर्फ शक के आधार पर नहीं। मतलब पुलिस को अब गिरफ्तारी से पहले ज्यादा सोचना पड़ेगा, उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सिर्फ सोचना ही नहीं, लिखना भी पड़ेगा। लिखना पड़ेगा कैसे? हाँ, यहीं पर जवाबदेही वाली बात आती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी करते समय एक चेकलिस्ट भरनी होगी। चेकलिस्ट? हाँ, जिसमें धारा 41(1)(b की ये शर्तें लिखी हों और पुलिस अधिकारी को टिक करना होगा और बताना होगा कि इनमें से कौन सी शर्त पूरी हो रही है और क्यों गिरफ्तारी जरूरी है। और अगर पुलिस को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तब भी अगर पुलिस अधिकारी फैसला करता है कि गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तो उसे इसके कारण भी लिखित में केस डायरी में दर्ज करने होंगे। अरे वाह, मतलब करो या न करो कारण तो बताना ही पड़ेगा। इससे तो पारदर्शिता बढ़ेगी। यकीनन, इससे मनमानी पर रोक लगेगी और अगर कोई अफसर इन निर्देशों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। यहां तक कि कोर्ट की अवमानना का मामला भी बन सकता है। ये तो हुई पुलिस की बात, लेकिन गिरफ्तारी के बाद तो व्यक्ति को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। उनकी क्या भूमिका तय की कोर्ट ने? कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट की भूमिका को भी बहुत अहम माना। उन्होंने कहा कि जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए लाए तो मैजिस्ट्रेट को आंख बंद करके हाँ नहीं कह देना है। मतलब से पुलिस की बात मानकर रिमांड नहीं देते ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैजिस्ट्रेट का ये फर्ज है कि वो पुलिस की केस डायरी, वो भरी हुई चेकलिस्ट और गिरफ्तारी के कारणों को ध्यान से देखें। उन्हें खुद संतुष्ट होना होगा। हाँ, उन्हें खुद संतुष्ट होना होगा कि पुलिस ने धारा 41 की शर्तों का पालन किया है और गिरफ्तारी वाकई में जरूरी थी। और सिर्फ संतुष्ट होना काफी नहीं, उन्हें अपने आदेश में लिखना भी होगा कि वो क्यों संतुष्ट हैं। और अगर वो संतुष्ट ना हो तो वो आरोपी को हिरासत में भेजने से इनकार कर सकते हैं। ये एक तरह से न्यायिक निगरानी है जो व्यक्तिगत आजादी की रक्षा करती है। तो कुल मिलाकर पुलिस सोचे, कारण लिखे और मैजिस्ट्रेट समीक्षा करे। हाँ, बिल्कुल। और ये सब उन सभी मामलों में लागू होगा जहां अपराध की अधिकतम सजा 7 साल या उससे कम की है। सिर्फ 498A में नहीं? नहीं, इसमें तो चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट जैसे बहुत सारे आम अपराध भी आ जाते हैं, इसलिए इसका असर बहुत बड़ा है। तो फिर इस फैसले का महत्व क्या है? क्यों ये इतना अहम माना जाता है? देखिए, सबसे बड़ा महत्व तो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। हमारा संविधान अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हाँ, मौलिक अधिकार है ये। बिल्कुल। और मनमानी गिरफ्तारी इस अधिकार पर सीधा हमला है। तो अरनेश कुमार फैसला इस मौलिक अधिकार को और मजबूत करता है। और पुलिस की जवाबदेही के नजरिए से वो भी बहुत अहम है। पुलिस के पास गिरफ्तारी की बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से होना चाहिए। ये फैसला पुलिस को ज्यादा जवाबदेह बनाता है, क्योंकि गिरफ्तारी का असर बहुत गहरा होता है व्यक्ति पर। हाँ, उसकी इज्जत, नौकरी, परिवार सब पर असर पड़ता है। इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये फैसला यही याद दिलाता है। और क्या इसने धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने में वाकई मदद की है? हाँ, मैं कहूंगा कि काफी हद तक की है। देखिए, दुरुपयोग शायद पूरी तरह खत्म न हुआ हो, लेकिन इन गाइडलाइन से एक डर तो पैदा हुआ है। अब पुलिस को भी पता है और शिकायत करने वाले को भी कि सिर्फ FIR से गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक कि वो धारा 41 वाली शर्तें पूरी ना हो। तो वो जो दबाव बनाने वाली बात थी ना, उसमें कमी जरूर आई है। लेकिन इसका कोई दूसरा पहलू भी है। मतलब क्या इससे पुलिस का काम मुश्किल हुआ है, अपराधी बच निकलते हैं? ये भी तो कहा जाता है कभी कभी। हाँ, ये चिंता जताई जाती है और इस पर बहस भी होती है। लेकिन कोड का मकसद अपराधियों को बचाना नहीं था। मकसद था ये पक्का करना कि गिरफ्तारी कानून के दायरे में और जरूरत पड़ने पर ही हो। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि गंभीर मामलों में या जहां वाकई जरूरत है वहां गिरफ्तार मत करो। उन्होंने बस एक प्रक्रिया बनाई ताकि शक्ति का गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। अपराध की जांच भी प्रभावी ढंग से हो और नागरिक के अधिकार भी सुरक्षित रहें। अरनेश कुमार गाइडलाइंस इसी संतुलन को बनाने का एक फ्रेमवर्क देती हैं। अगर हम सुनने वालों के लिए इसे एकदम आसान शब्दों में समेटना चाहें तो क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस भाई, FIR होते ही सीधे गिरफ्तार मत करो, खासकर 7 साल से कम सजा वाले मामलों में। पहले देखो क्या ये सच में जरूरी है। हाँ, क्या वो भाग जाएगा, सबूत मिटा देगा, गवाह को धमकाएगा? अगर ऐसा कोई ठोस कारण है तभी गिरफ्तार करो। और हाँ, गिरफ्तार करो या ना करो, कारण जरूर लिखो अपनी डायरी में। बिल्कुल। और मजिस्ट्रेट साहब, जब पुलिस किसी को लाए तो बस रबर स्टैंप मत बनो। पुलिस से पूछो क्यों लाए, कारण देखो, तसल्ली हो तभी हिरासत में भेजो, वरना मना कर दो। एकदम सही। मतलब गिरफ्तारी आखिरी रास्ता है, पहला नहीं। यही मूल भावना है। आजादी बहुत कीमती है।
तो आज की चर्चा का सार यही है कि अरनेश कुमार फैसला मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ एक बड़ा सुरक्षा कवच है। ये पुलिस और अदालतों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। ये गाइडलाइंस कागज पर तो बहुत अच्छी हैं, सिद्धांत रूप में मजबूत हैं, पर जमीन पर क्या होगा? क्या वाकई देश के हर थाने में, हर कोर्ट में इनका पूरी तरह पालन हो रहा है? क्या पुलिस अधिकारी सच में वो सब सोचते हैं गिरफ्तारी से पहले, कारण ईमानदारी से लिखते हैं? और क्या मैजिस्ट्रेट वाकई हर केस में गहराई से जांच कर पाते हैं, जबकि उन पे काम का बोझ इतना ज्यादा है? हाँ, और अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो उसकी सजा कितनी असरदार है? क्या सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन काफी है? ये सवाल जरूरी हैं, क्योंकि कानून बनाना एक बात है, उसे लागू करना बिल्कुल दूसरी। ये वाकई सोचने वाली बात है, कानून और उसके अमल के बीच का फासला। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।